नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 10 जून की शाम को 3:30 बज रहे हैं। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है मर्डर मिस्ट्री और दस्तखत। मेरी अपनी ही कहानी है, लल्लन टॉप पर आई और लल्लन टॉप के संपादक ने इसके विषय में केवल इतना ही कहा है, जो बहुत बढ़िया परिचय देता है कहानी का, कि मर्डर मिस्ट्री के साथ डार्क ह्यूमर को लपेट कर देखिए कितनी दिलचस्प कहानी बनाई है पंखुड़ी सिन्हा ने, क्या आपको मज़ा आया, वगैरह वगैरह। तो बाकी जो भी है इस कहानी के शिल्प, इसके गठन, इसके संदेश, इसकी संरचना पर, वो मैं कहानी पाठ के बाद कहूँगी ताकि आपका मज़ा बना रहे। मर्डर मिस्ट्री और दस्तखत। यार, शहर भर के लोगों के फिंगरप्रिंट्स चेक कर लिए, कोई मैच नहीं मिला। इस छोटे शहर के मुख्य थाने में आई पुलिस टीम के कप्तान ने मेज़ पर फाइल पटकते हुए और ख़ुद को सामने की पुरानी धंसी कुर्सी पर फेंकते हुए कहा, यार, मैं कब से कह रहा हूँ ये आत्महत्या का मामला है, फाइल बंद कर दें। साथ आए असिस्टेंट ने जोर देकर ऐसे कहा मानो कब से कहना चाह रहा। पागल की तरह बातें मत करो, उसकी कटी हुई कलाई पर किसी के अंगूठे के निशान हैं, बाकायदा लगाए हुए। दोनों कलाइयों पर एक एक। कलाइयाँ इस तरह काटी गई हैं जैसे आत्महत्या करने वाले काटते हैं। हमें इतनी बड़ी चुनौती देकर गया है वाह। अगर उसे नहीं पकड़ा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये आदमी बाहर से आया था, शायद भेजा गया था। सुपारी केस। साथ आए एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, तो उसे किस शहर में ढूंढे? यानी यहाँ से वह कहाँ गया होगा? यानी यहाँ के किसी परिचित के मार्फत वह आया होगा, बुलाया गया होगा। कुछ तो उसके परिचितों के सूत्र होंगे जो आने जाने की राह बताते हों। क्यों? वह एकदम बाहर से भी आ सकता है, अचानक, बिना किसी स्थानीय संपर्क के। यार, कौन हो सकता है? इस कत्ल की गई लड़की के कोई ख़ास दुश्मन? यार, उसके तो दुश्मन ही दुश्मन थे। हत्या से 10 मिनट पहले उसने दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ को लिखा था। फिर से वही बात कि जिस आदमी की शिकायत पर उसे जेल हुई, वह दरअसल उसका पीछा कर रहा था। और हालांकि वह जर्मन मूल का आदमी था, वह एक भारतीय आदमी के साथ एक ख़ास दफ्तर में काम कर रहा था जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को समर्पित था। तो तुम्हें लगता है किसी जर्मन ने उसे यहाँ आकर मारा? अरे भैया, जर्मन की क्या ज़रूरत है जब वहीं उस दफ्तर में उसके भारतीय बॉस थे। मुझे लगता है इस हत्या में इस शहर के किसी आदमी का हाथ नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी लगता हो, उन सारी बातों को भूल जाओ और तहकीकात करो। सर, हमने घर का कोना कोना छान मारा, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। ये तो मैं भी जानता हूँ। खूनी ने खून दस्ताने पहन कर किया, यानी कलाई को काटते वक्त उसने दस्ताने पहन रखे थे। केवल आखिर में उसने अपने दोनों दस्ताने उतारकर दोनों अंगूठों का निशान दोनों कलाइयों पर लगाया। मुमकिन है तब तक हमारी विक्टिम जिंदा रही। मुमकिन है उसने उसे देखा भी हो और उसकी मौत कुछ घंटे बाद बेहिसाब खून बहने से बेतहाशे दर्द में हो।
लेकिन अब वह गवाही तो दे नहीं सकती, इसलिए हमें कुछ करना होगा। कल रात के 10:30 से 11 के बीच ये कत्ल हुआ। कत्ल रात के 10:30 से 11 के बीच हुआ। कातिल ने बड़ी सफाई से लड़की का मुंह कसकर कपड़े से बांधा और मुझे लगता है तत्काल उसकी कलाइयाँ रेत दी। उसने बहुत कम समय लगाया कत्ल करने में। उसने लड़की की आंखें तक नहीं बांधी, खूब कसकर कलाइयाँ काटी और मुझे तो लगता है सर कि खून के बहते वह खड़ा इंतज़ार करता रहा उसकी आंखों के पत्थर हो जाने का। मुझे लगता है वह घर में पीछे की राह दाखिल हुआ, छत से, रस्सी के सहारे, और क्योंकि लड़की का कमरा ऊपर था पर वह होती ज़्यादा नीचे थी, खासकर रात से पहले उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। छुटपुटे के बाद किसी समय वह फुर्ती से छत पर पहुंचा, फिर एक मंजिल सीढ़ी नीचे उतरकर लड़की के कमरे में शायद पलंग के नीचे जाकर छिप गया और इंतज़ार करने लगा कि कब रात हो, बाकी लोग सोएं और लड़की आकर कंप्यूटर पर बैठे। बल्कि उसने लड़की के कंप्यूटर पर आकर बैठ जाने के बाद चिट्ठी भी पूरी होने का इंतज़ार किया। लड़की कंप्यूटर पर बैठकर चिट्ठी पूरी कर रही थी जो उसने भेजी। मुमकिन है वह दूरबीन से देख रहा हो कि चिट्ठी में क्या कुछ लिखा जा रहा है। सर, वह हमें और हमारे साथ तमाम सहायता संस्थानों को चुनौती दे रहा है। मुझे लगता है हमें उस जर्मन आदमी के सो कॉल्ड भारतीय बॉस से पूछताछ करनी चाहिए। परमिशन लेनी पड़ेगी। मिल जाएगी। लो, मिल गई। 4 महीने की लंबी दौड़ धूप और घंटों की फोनबाजी को चीफ ने एक चुटकी में निपटा दिया। हवा में लहराता हुआ कागज असिस्टेंट ने थाम लिया। 2 दिन बाद वह फिर उसी तरह हवा में डोलता हुआ पहुंचा। सर, 25 फ़ोन कर चुका हूँ, एक बार भी किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। हर बार नंबर के साथ संदेश छोड़े, कोई जवाब नहीं। 10 ईमेल कर चुका हूँ, कोई जवाब नहीं। सर, न्यूयॉर्क चला जाऊँ? शांत रहो, मुझे सोचने दो। एक आध मैसेज मैं भी छोड़ कर देखता हूँ। वैसे दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन जो आदमी दूर से जवाब नहीं दे रहा वह वहाँ पास जाने पर हो सकता है और कन्नी काटे। सर, जब मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊँगा तो वो क्या करेगा? सर, यह फिर से असिस्टेंट था जो अब उस आदमी से एक हैरत अंगेज़ मुलाकात कर चुका था। सर, वो तो कह रहा है कि उसे उस लड़की के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। उसे वह केस तक याद नहीं, शायद वह जानता तक नहीं हो। ये कैसे संभव है? वह उस समय उस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था जब वह लड़की गिरफ्तार हुई। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से जुड़ी किसी कमेटी का हेड था। सर, वो कह रहा है उसे फाइल मंगाकर देखनी पड़ेगी। 2 दिन से यही कह रहा है, देखेगा। इसके बाद जब असिस्टेंट का फ़ोन आया, उसकी आवाज़ कांप रही थी।
सर, तिवारी जी की यूनिवर्सिटी आते हुए रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, स्पॉट डेथ। सर, ये किसी राजनीतिक गिरोह का काम है, अंडरवर्ल्ड नहीं। लेकिन कुछ बहुत सधे हुए लोग हैं सर, जिन्हें कुछ लोगों से गहरी समस्या है। सब में राजनीतिक हाथ है, देशी या विदेशी, दोनों। सर, आगे तहकीकात कैसे करें? नहीं कर सकते। अगर उस जर्मन का फ़ोन टेप भी कर लें, असल तहकीकात नहीं कर सकते। वो सारे इस किस्म के फ़ोन एसटीडी बूथ से करेगा। जो भी बातें हुई होंगी एसटीडी बूथ से। अव्वल तो बातें हुई ही नहीं होंगी, सब कुछ अपने आप हो गया होगा। कुछ इस किस्म का एक मत रहा होगा उसकी गिरफ्तारी के लिए कि सब अपने आप हो गया होगा। देखना ये है कि उस लड़की की गिरफ्तारी से फ़ायदा किसे होना था। ऐसी घटनाओं से कई बार छुटभइये नेता सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। सर, उस लड़की की गिरफ्तारी के बाद से उस शहर में एक भारतीय मूल के मेयर ने लगातार 2 चुनाव जीते हैं। बड़े नेता को भी फ़ायदा पहुंच सकता है। ऐसी घटनाओं से लोगों के हकों की लड़ाई छिड़ती है, फिर नेता उनके लिए बोलते हैं और इस तरह उनके प्रतिनिधित्व के माने बढ़ते हैं। लेकिन ये भी तो संभव है किसी राजनेता का हाथ नहीं हो, शिक्षकों की और शिक्षा जगत की आपसी लड़ाई हो। बिल्कुल हो सकता है। असल राजनीति से ज़्यादा राजनीतिक, हिंसक और मारक है शिक्षा जगत की राजनीति, खून चूसने वाली। ये आदमी तिवारी दरअसल बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी लगता है। क्या तुम वो फाइल खुलवा सकते हो जिसमें लड़की की गिरफ्तारी के कागज़ पर दस्तखत हैं? यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है जिसमें? हाँ सर, सारे सुराग उसी फाइल में बंद लगते हैं। एक काम और करो पांडु, उन सारे दफ्तरों की लिस्ट बनाओ जहां उस लड़की ने अर्जियां भेजी। फिर उनकी 2 लिस्ट बनाओ, एक जिन जगहों से जवाब आया और दूसरी लिस्ट उन दफ्तरों की जहां से जवाब नहीं आया। केवल एक ही दफ्तर है सर जहां से जवाब आया है, वह भी नो में, नकारात्मक। जवाब में ये तो लिखा है सर कि हमारे पास अतिशय काम होने की वजह से हम आपकी गुजारिश नहीं सुन सकते। कम से कम इतना तो कबूला कि उनके पास काम ज़्यादा होने की वजह से उसकी अर्जी पर काम नहीं कर सके। काम ज़्यादा था इसलिए कुछ भी नहीं कर सके। आपकी मदद की गुजारिश क्यों, मांग बिल्कुल वाजिब हो सकती थी। सही हक से मांगी जाने वाली ये संभावना तक निहित है उस जवाब में। ये दफ्तर कौन सा है? बड़ा दफ्तर है साहब, और ये आदमी बड़ा अफसर। और पता करूं इस दफ्तर और इस आदमी के बारे में? नहीं, उन दफ्तरों का पता करो जहां से कोई जवाब नहीं आए। अच्छा सुनो, वो इस दफ्तर और अफसर के बारे में भी पता कर लो, लेकिन पहले उन 9 जवाब देने वालों का पता करो।
साहब, ये इतने बड़े दफ्तर हैं कि कुछ छिपा ही नहीं है। ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं। ये दुनिया के सबसे बड़े दफ्तर हैं साहब, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, वही जिन्हें एनजीओ कहते हैं। उसने बहुत ढेर सारे एनजीओ को भी लिखा था साहब, जो औरतों के मामले की सुनवाई करते हैं। उन्हें भी किसी का जवाब नहीं आया साहब। कामचोर हैं सब साले, झूठे मक्कार। औरतें भी ऐसी ही होती हैं साली, अपनी जात की मदद नहीं कर सकती। इन एनजीओ में कितनी औरतें थीं, बड़े पर्दों पर, एक का जवाब नहीं आया। औरत होते इतना तो कह सकती थी, हमारे बस में नहीं इस जर्मन को पकड़ना। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? भेजा तो है साहब, भेजा तो है जवाब। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा घपला है? तो ये औरतें बोल नहीं सकती थी, उसकी ओर से एक वकील ही तो मांग रही थी। चुप की चुप बैठी रही सब साली। तो क्या तुम अब इनको लिखोगे? चूड़ियां पहन लो और तहकीकात करो। चूड़ियां पहन लो और तहकीकात करो। सर, ये जो जवाब देने वाला दफ्तर है, बहुत बड़ा सरकारी दफ्तर है सर। वहाँ भी हत्या का एक मामला मिला है, रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना। ये वहाँ की केंद्र सरकार का दफ्तर है और ये बहुत बड़ा अफसर अपने राज्य से बहुत कम उम्र में चुनाव जीतकर बाकायदा केंद्र के एक बड़े दफ्तर में आया था। और सर, उसी साल उसकी पत्नी का अचानक एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया और ट्रक चालक पूर्णतः बरी हो गया। यानी हादसा पूरी तरह दुर्घटना में तब्दील कर दिया गया, दुर्घटना के रूप में स्थापित हो गया। सर, उस ट्रक चालक की जो टाइटल है ना, यानी उपनाम, वह वही थी जो इस लड़की के जर्मन बॉयफ्रेंड की थी जब वह उस दूसरी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। पहली विदेशी यूनिवर्सिटी नहीं सर, दूसरी। पहली में एक जर्मन ही उसका पीछा कर रहा था। उसने पूछा, लड़की ने पूछा, क्यों, कैसे, तुम्हारे पीछे पीछे सारे लोग करें तो जर्मन ने इतना बड़ा हड़कंप मचाया कि उसे अपने घर, अपनी संपत्ति और उस देश तक से बेदखल करवा दिया। वही तो सारा किस्सा है सर, जिसकी बात इन अर्जियों में है। लेकिन ये कैसे हुआ सर कि इस लड़की के ये पूछने पर कि वह कैसे पीछा कर रहा है, उसने आसमान सर पे खड़ा कर दिया? सोचने वाली बात है। ये तो कोई भी जानना चाहेगा कि कोई उसका पीछा क्यों कर रहा है और कैसे। पांडु, ये कैसे हुआ कि उसके अपने घर में उसकी हत्या हो गई? हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स हमारे पास हैं और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। तुम शहर और घर तक की पहुंच का अंदाजा लगाओ। यूनिवर्सिटी पुलिस वाली फाइल खुलवाओ। पांडु, जो भी मिलेगा वही मिलेगा। दोनों ने माना कि ढेर सारे जवाब उस फाइल में होंगे, जो बाहर होंगे उनके सुराग वहाँ होंगे उसी फाइल में। लेकिन दोनों के अथक परिश्रम के बावजूद
दोनों अफसरों, पुलिस अफसरों के अथक परिश्रम के बावजूद अब तक फाइल नहीं खुल पाई है। खोलने को उस यूनिवर्सिटी की पुलिस तैयार नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मर्डर मिस्ट्री और दस्तखत। आशा है कि आपको पसंद आएगी। इसमें डार्क ह्यूमर है और मज़े की बात है, लेकिन है कहानी बहुत दर्दनाक। ये दुनिया के उन सारे अनसॉल्व्ड केसेस को समर्पित है जहां न्याय नहीं मिलता। न्याय और भी बहुत जगह नहीं मिलता, लेकिन ये एक कहानी है जो एक ख़ास ढंग से मर्डर के बारे में बात करती है। मैंने जानबूझकर इसको अनसॉल्व छोड़ा क्योंकि लिटरेचर में ये संभव है कि हम स्थानीयता पर बातों की, तहकीकातों की लिमिटेशंस पर सवाल उठाएं। मैं जानती हूँ कि इंटरपोल है, फ़िलहाल तो सब कुछ कोरोना में स्थगित है। ये कहानी है दोस्तों बहुत कुछ रियलिटी से मिलती जुलती, और जिन दो नेताओं की मैंने बात की है, मेरा इशारा थोड़ा थोड़ा हमारे बराक ओबामा के जो वाइस प्रेसिडेंट रहे, जिन्होंने अभी डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीत लिया है, प्राइमरीज जीत ली हैं और शायद वो ट्रंप से लड़ने जा रहे हैं, जो बिडेन की ओर है। और उनकी पहली पत्नी का उनके इलेक्शन के 1 साल के भीतर ऐसा ही रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो चल बसी थी, और उनके बच्चों को उन्होंने बड़े प्यार से और बड़ी मुश्किल से अपने राजनीतिक काम के साथ साथ, सरकारी काम के साथ साथ बड़ा किया, वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे किस्से हैं। तो मैं थोड़ा सा वो इंगित करना चाहती हूँ, ये जो बिडेन पे कोई आक्षेप नहीं है। और कभी और बात करेंगे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति की। आप समझ रहे हैं कि ये कहानी यूएस बेस्ड क्राइम की है जिसको सॉल्व करने की कोशिश हो रही है भारत से, और उस लिमिटेशन की बात है। इस एंगल से, इस थीम पर अनेकों कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, लिखी जा रही हैं, सॉल्व करते हैं। सारे बेस्ट सेलर्स कहानियों को सॉल्व करते हैं, और विडंबना ये है कि वो बिकने वाली किताबों में कहानियाँ सॉल्व हो जाती हैं, जीवन में नहीं होती। तो चूँकि कहा गया कि साहित्य जीवन का दर्पण है, तो मैंने उसको अनसॉल्व छोड़ दिया है, और आशा है कि जल्दी ही आपको एक सॉल्व करके पढ़ाती हूँ, सुनवाती हूँ। बहरहाल जो कुछ भी मैं कहना चाहती थी, आप समझ गए होंगे कि संवाद की शैली में मुख्यतः यह कहानी लिखी गई है। बड़ी मेहनत से मैंने लिखी, और मैंने सोचा कि इसको काफ़ी सराहना मिलेगी, काफ़ी मिली भी। लेकिन साहित्यकार अपनी रचना को बार बार सामने लाता है। जितनी बार इस तरह की हत्याएं होती हैं मिस्टीरियस, और जितनी बार की गई हत्याओं की याद आती है, हम किसी एक को भुला नहीं सकते। और वो बहुत अगर करीबी हो तो वो जीवन भर वो नासूर जो है वो दुखता है। तो इन शब्दों के साथ मैं अभी विदा लेती हूँ, और बाद में कभी बात करेंगे कथा और लघु कथा पर, कि लघु कथा में क्या क्या होना चाहिए, कैसा उसका अंत होना चाहिए, क्या उसका क्लाइमैक्स, क्या उसका एंटी क्लाइमैक्स। बहुत कुछ जो हम कहानियों के बारे में बात करते हैं वो सब लघु कथा पर भी लागू होगी। मैंने लिखने, क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ी है, जैसे मैंने संगीत की भी तालीम नहीं ली। बेसुरा गाती हूँ, ऑफ ट्यून, फिर भी मुझे गाने में मज़ा आता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे क्रिएटिव राइटिंग पढ़ने के बाद और जो परिभाषित कर दें कि ऐसी होनी चाहिए लघु कथा। कहानी भी हो सकती है, छोटी कहानी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी तो उस बहस को बाद में निपटाते हैं। चलती रहे बहस, ये भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई नहीं वो कह रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको पसंद आए। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मुझे बताइएगा अपनी टिप्पणियों से कि कैसी लगी कहानी, और आप इस तरह की और कितनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, किस किस थीम पे, ये भी आप बता सकते हैं। मेरे पास बहुत से संदेश मैसेंजर में, फेसबुक पर उन लोगों के भी आए हैं जो हादसों के इस तरह शिकार हुए कि बच गए, और मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपकी कहानी लिखूं, और उन्होंने कहा बेशक लिखिए, और ज़रूर किसी दिन मैं लिखूंगी। तो ये आपके आसपास होने वाले हादसे, आपने जिनके किस्से सुने उसके बारे में भी, हादसे खौफनाक होते हैं दोस्तों। मैं अमूमन एवरीडे लाइफ की कहानियाँ लिखने वाली लड़की थी, लेकिन मैंने भी स्टेटस लॉस, इमिग्रेशन का झेला और बहुत राजनीति झेली, तो इसलिए मुझे लगा कि इन सवालों को भी संबोधित करने से बचना नहीं चाहिए। साहित्य को हर कीचड़ में, हर दलदल में उतारना चाहिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे।